हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है ह्यूमैनिटीज़ बाय दीपक सर क्लासेस में। तो इस सीरीज़ में हम पॉल साइंस के चैप्टर्स पे बात कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 22 मार्च को है, तो हमने पॉल साइंस के अभी तक 2 चैप्टर्स करे हैं। पहला हमने बुक 1 कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से किया 6 नंबर का, और सेकेंड बुक से भी हमने एक चैप्टर लिया, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब आज का जो हमारा टारगेट है, हम आज करेंगे एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि ये चैप्टर बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत में वन पार्टी डोमिनेंस कैसे रहा। अगर आज का युग देखें, अगर मॉडर्न एज देखें, अभी टाइम देखें, तो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को डोमिनेट कर रही है। 21 स्टेट्स में उनकी सरकार है, इधर कोएलिशन में और कई जगहों पे मेजॉरिटी में भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी कोएलिशन में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंडर, जो 2024 में बनी, जिनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने, और पहले 2019 और 2014 में उनके पास मेजॉरिटी थी। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने डेमोक्रेसी ऑप्ट की, और हम एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहते थे जो इलेक्टेड डेमोक्रेसी हो, जिसमें इलेक्शंस हो और इलेक्शंस प्योरली प्रॉपर तरीके से कराई जाए, जिसमें कोई रिगिंग, कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो। तो इस चैप्टर में हमारी जर्नी होगी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन की, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की, कांग्रेस ने किस तरह से डोमिनेट किया, कांग्रेस के डोमिनेंस के फैक्टर्स देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी देखेंगे, सोशलिस्ट पार्टी देखेंगे, भारतीय जनसंघ देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, तो इसमें हमारे पास आता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो हमारी जो सरकार बनी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंटरिम मतलब केयर टेकर सरकार। वो पावर का ट्रांसफर किया गया था नेहरू जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। हमारी रियल जो इलेक्शन हुई पहली 1951 में हुई। उससे पहले के हालात ये थे कि भारत ने के सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। लास्ट चैप्टर में हमने चैलेंजेस देखे थे, अब उन चैलेंजेस को हमने सॉल्व करना था। तो हमारे देश के लीडर्स ने पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, उन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट देखा कि इससे हम बड़ी सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास था। तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी शुरू हुई। दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 3 मेंबर कमेटी अपने कैबिनेट के भेजे। अलेक्जेंडर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी गई, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। 24 जनवरी 1950 को से साइन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, 26 जनवरी 1950 बहुत सिंबॉलिक और हिस्टोरिकल डे था हमारे लिए। 26 जैन को इसलिए चूज किया गया क्योंकि लाहौर सेशन जो कांग्रेस का था, उस दिन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 26 जनवरी 1929, और 1930 से फिर हर साल उस दिन को इम्पॉर्टेंट दिन रखा गया भारत के इतिहास में। तभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, उसे लागू 26 जनवरी को किया गया। तो 26 जैन इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर अस। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास इलेक्शन कमीशन बना। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनमस बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। उसे भी जनवरी 1950 में बनाया गया। सुकुमार सेन हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, और देश का चुनाव प्रोसेस शुरू हुआ कोई 1951 के आसपास। अब अगर हम बात करें तो इलेक्शन भारत जैसे देश में कराना बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। इतना बड़ा देश कि अब जब इलेक्शन कमीशन ने पहली रिवीजन की, उसमें कई सारी औरतों के नाम नहीं थे, और इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया किसी की मदर, किसी की डॉटर, किसी की वाइफ, और उसने वो रिवीजन करना से मना कर दिया।
अब भारत जैसे देश में इलेक्शन कराना कोई मजाक नहीं है, इतना बड़ा इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। 15% एलिजिबल वोटर्स पढ़े लिखे हैं, 17 करोड़ लोग वोट करने जा रहे हैं और अनपढ़ लोग हैं। 3200 MLA चूज करने हैं और 489 MPs चूज करने हैं। इतना बड़ा इलेक्शन आज तक दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। यूरोपियन देश, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिकन, सब हम पे हंस रहे थे कि भारत का लोकतांत्रिक भविष्य अनपढ़ लोग तय करेंगे, हंस रहे थे और कहा कि देश, भारत जैसे देश में डेमोक्रेसी एक रिस्की काम है, ये नेहरू जी जुआ खेलने जा रहे हैं और ये अपने फैसले पे पछताएंगे। फिर इलेक्शन कमेटी बनी, सब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें टिकट्स बांटी जाए, जिसमें टंडन, नेहरू जी और कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर थे जिन्होंने टिकट बंटवारा किया। उस समय हमारे यहाँ वोटिंग कराई जाती थी एपीटीपी सिस्टम पे। आपने 11th पढ़ा था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश को डिवाइड किया जाता है। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के टाइम पे हमारे पास 489 लोकसभा सीटें थी। पहला लोकसभा चुनाव जो था वो वन इंडिया वन इलेक्शन था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बिल भी पास किया था पार्लियामेंट में कि वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं हम। तो पहला जनरल इलेक्शन वन इंडिया वन इलेक्शन था, जो प्रूफ करता है कि अगर पास्ट में हुआ तो आज भी हो सकता है। तो जब इलेक्शन हुई तो इलेक्शन हमारी सीक्रेट बैलेट पे होगी, बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ। उसमें उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में प्रिंट की गई चीज़ें, कैंडिडेट्स के नाम उनके आगे, और बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया सबने। गोदरेज कंपनी ने कोई 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए इलेक्शन प्रोसेस के लिए। और 1990 के दशक में पहली बार तकनीक का इस्तेमाल हुआ जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत आई। और 2004 के बाद पूरा का पूरा भारत ईवीएम पे शिफ्ट हो गया। आज अपने देश में प्रधानमंत्री का चुनाव यानी कि लोकसभा इलेक्शन, असेंबली चुनाव और बड़ी सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ईवीएम के तहत आजकल हमने वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया है, जिससे इलेक्शन को और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और तकनीक की हेल्प ली जा सके। अब जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन बड़े सारे लोगों ने गैम्बल बोला, किसी ने बोला मिलियंस ऑफ अनपढ़ लोग भारत का भविष्य तय करने जा रहे हैं। इलेक्शन को 1951 अक्टूबर से फरवरी 52 तक 2 बार पोस्टपोन किया गया और कहा गया कि पहले कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग सब कंप्लीट किया जाएगा। और कंपटीशन बहुत हाई था। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इवन ऑपोजिशन लीडर्स ने भी एडमायर किया। ऑपोजिशन लीडर ने एडमायर किया क्यों? कि भारत के लोगों ने प्रूव करके बताया कि डेमोक्रेसी भारत जैसे देश में भी चल सकती है। डेमोक्रेसी के लिए आपको अमीरी, डेमोक्रेसी के लिए आपको रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं है, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमने सारे क्रिटिक्स को गलत प्रूव कर दिया। अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि वो फैक्टर्स बताइए जिसमें कांग्रेस ने पहले तीनों चुनाव में डोमिनेट किया, कि व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा थी। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनाई गई, 1885 में सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम लेके आए, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश। और कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ। उसके पहले प्रेसिडेंट भूमेश चंद्र बनर्जी थे और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्याबजी थे। पहली फीमेल प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी। तो कांग्रेस का इतिहास बहुत गहरा इतिहास है भारत की राजनीति पे। कांग्रेस लेंथ से ब्रेथ तक डोमिनेट करती थी, ईस्ट से वेस्ट करती थी, नॉर्थ से साउथ करती थी। जो पहला कारण है कि कांग्रेस के डोमिनेंस था वो था लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और कांग्रेस में चैरिस्मेटिक लीडरशिप नेहरू जी बड़े चैरिस्मेटिक लीडर थे। और कांग्रेस का एक ब्रॉड बेस था। कांग्रेस को आइडियोलॉजिकल और सोशल कोएलिशन कहा गया, उस पर हर विचारधारा आती थी। इन फैक्टर्स के कारण कांग्रेस ने पूरी इलेक्शन को डोमिनेट किया। हाँ, ये कहा गया है कि जब चुनाव हुआ पहला तो कांग्रेस को 364 सीटें मिली और दूसरे लोकसभा इलेक्शन में 371 और तीसरे चुनाव में 361। ये तीनों चुनाव कांग्रेस ने नेहरू जी के अंडर लड़े और तीनों में कांग्रेस का डोमिनेंस बरकरार रखा, वर्चस्व था कांग्रेस का। एक जम्मू कश्मीर में और अगर एक केरल की बात करें तो वहाँ कांग्रेस नहीं बनी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी।
जब इलेक्शन हुआ तो सब सरप्राइज कर दिए कांग्रेस ने, और कहा जाता है कि कांग्रेस को 45% वोट्स मिले, 74% सीटें मिली। उसके ओपोजिशन में सोशलिस्ट पार्टी लड़ रही थी, उसको 10% सीटें वोट्स मिले, लेकिन वो सीटें 3% भी नहीं जीत पाई। इसका कारण एपीटीपी सिस्टम होता है जिसमें वोट्स मैटर करते हैं, कैंडिडेट एक एक वोट से भी हार जाता है। लेकिन उसके उलट जब पीआर सिस्टम देखा जाता है उसमें वोट शेयर देखा जाता है। ये सिस्टम नेदरलैंड में मिलता है, पीआर सिस्टम आयरलैंड में मिलता है, इजराइल में मिलता है। एपीटीपी सिस्टम ब्रिटिशर्स से हमने इनहेरिट किया है, और हमारे देश में लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव वो सारे एपीटीपी सिस्टम पे ही कराए जाते हैं। तो बड़ा कॉम्पिटिटिव इलेक्शन था अपना। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में अच्छा भविष्य रहा। 1920 के दशक में बनी। ए.के. गोपालन, ईएमएस नमूद्रीपद, अतुल्या घोष, पीएस सुंदराय इसके कुछ लीडर थे। रशियन रेवोल्यूशन के बाद ये बनी, और पहली बार भारत में इसकी 1957 में केरला में असेंबली इलेक्शन जीता इन्होंने। 60 सीट्स लेके आए। 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ईएमएस नमूद्रीपद की सपोर्ट उनको सपोर्ट किया 5 कैंडिडेट्स ने, और केरला में इलेक्शन जीतकर कम्युनिस्टों ने पहली बार डेमोक्रेटिक वे से अपनी सरकार बनाई। हालांकि नेहरू जी ने वहां पे आर्टिकल 356 लगाकर कम्युनिस्टों की सरकार को हटा दिया था, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाते था। बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। अब सोशलिस्ट पार्टी आती है हमारे पास। तो सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, इसे आचार्य नरेंद्र देव लेके आए। लेकिन फिर कांग्रेस की पार्टी के मेंबर्स की लीडरशिप ड्यूल मेंबरशिप थी, तो कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1948 में अमेंड किया और कहा कि उसकी पार्टी का कोई भी लीडर पार्टी चेंज नहीं करेगा और सोशलिस्ट पार्टी में नहीं जाएगा। तो फिर कांग्रेस 1955 में सोशलिस्ट पैटर्न पे आई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बड़े अच्छे नेता राम मनोहर लोहिया थे। फिर कांग्रेस के बड़े सारे अशोक मेहता थे, बड़े सारे इसके स्प्लिट्स हुए। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां निकली। जेपी अशोक मेहता इसके डोमिनेंट लीडर थे। आचार्य नरेंद्र, राम मनोहर लोहिया जो नेहरू जी पे शार्प अटैक करते थे। राम मनोहर लोहिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। बड़ी सारी आज की जो रीजनल पार्टी है कॉन्टेम्प्रेरी, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ, एसपी जो अखिलेश यादव देखते हैं आजकल, यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, मुलायम सिंह यादव ने उस पार्टी को फाउंड किया था, वो भी इसी सोशलिस्ट पार्टी से निकली। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लालू जी की पार्टी भी इसी से आई। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जिनका भाजपा के साथ सेंटर में भी अलायंस और स्टेट में भी अलायंस है बिहार में, वो भी इससे आई। और जनता दल सेकुलर जेडीएस कर्नाटका से आती है, वो भी आज एनडीए के पार्टनर है कुमार स्वामी, एचडी देवगौड़ा इसको बनाया था उन्होंने। तो ये था ये टॉपिक सोशलिस्ट पार्टी। अब एक बड़ा प्यारा टॉपिक आता है कि कांग्रेस का डोमिनेंस बताइए, नेचर क्या था कांग्रेस डोमिनेंस का। तो इसमें कांग्रेस ने डेमोक्रेटिकली पूरे भारत को डोमिनेट किया। मैं ये नहीं कहता कि और पार्टियों ने डोमिनेट नहीं किया। एरिट्रिया, क्यूबा, चाइना, इन देशों में भी वन पार्टी डोमिनेंस था। मैक्सिको में वन पार्टी डोमिनेंस था। वहां पे एक पार्टी थी पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उसने 60 ईयर्स, 6 डेकेड्स तक मैक्सिकन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। प्लूटो इलियास केल्स वहां का लीडर था। गवर्नमेंट टीचर्स को प्रेशराइज करके पेरेंट्स को बोला जाता था कि उन्हें वोट करें। रिगिंग होती थी, माल प्रैक्टिसेस होती थी। लेकिन भारत का जो डोमिनेंस था आज भी, और जो पास्ट में कांग्रेस का था, वो प्योरली डेमोक्रेटिक बेस था। क्योंकि इसमें हमने प्रूव किया कि भारत की डेमोक्रेसी सबसे होली पवित्र डेमोक्रेसी मानी जाती है, जिसपे कोई भी संदेह नहीं कर सकता। बाकी देशों की डेमोक्रेसी में ओवरथ्रो होते हैं, और वो डेमोक्रेसी होती ही नहीं है जिसमें एक पार्टी ही डोमिनेट करे। तो भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम प्योर था और है। तो कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन की बात करें तो कांग्रेस में हर एक विचारधारा आती थी। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब 1930 में स्टार्ट हुआ तो उससे कांग्रेस का बेस और स्ट्रांग हुआ। रेडिकल, पैसिफिस्ट, कॉन्जर्वेटिव, मॉडरेट, लिबरल सब कांग्रेस के अंदर आते थे। वो पार्टी छोड़ते नहीं थे। हर क्लास आती थी, हर क्लासेस के लोग आते थे, हर वर्ग के लोग आते थे। अगर किसी का कोई ऑपोजिशन में होता भी था, वो पार्टी के अंदर रह के ही अपनी बात रखता था। पार्टी छोड़ते नहीं थे। जैसे आजकल का जो पॉलिटिक्स है वो बड़ा पोलराइज्ड है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन उस समय की पॉलिटिक्स थोड़ी होली टाइप मानी जाती थी, जिसमें लीडर्स की रिस्पेक्ट की जाती थी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे कितने ब्रिलियंट लीडर थे, कितनी दफा उन्होंने नेहरू जी की तारीफ का जिक्र किया है। आजकल वो भारत की राजनीति से मतलब अदृश्य होता जा रहा है। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लीडर्स, टॉलरेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस में भी कांग्रेस मैनेज करती थी फैक्शंस को, जिसमें वो बैलेंस करते थे। कॉम्प्रोमाइज,
इनक्लूसिवनेस वो हॉलमार्क होता था कोएलिशन का। सेकेंडली जो कोएलिशन था उसमें टॉलरेंस किया जाता था इंटरनल डिफरेंसेस को, और साथ में वो पार्टी छोड़ते, ओपोजिशन में नहीं जाएंगे, पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात मानेंगे, कोई प्रेशर होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे चीज़ें। इसी तरह से कांग्रेस को कहा जाता है कि जो उसका फैक्शनिज्म था वो उसको मजबूती देता था, और वो हर तरह की आइडियोलॉजी को एकोमोडेट करके चलते थे। उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज़बरदस्त थी, उस पर लेफ्ट विंग राइट विंग सब आता था। इसी कारण कांग्रेस को एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी कहते थे, और रजनी कोठारी ने, जो नोटेबल हिस्टोरियन थी, उसने कहा था कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी थी। अब हमारे पास आता है भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ 1951 में बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेके आए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते थे, वेस्ट बंगाल से। उन्होंने 1951 में बनाया। हालांकि नेहरू के पहले कैबिनेट में वो मिनिस्टर थे, नेहरू के साथ डिफरेंसेस होने के बाद भी उन्होंने कैबिनेट ज्वाइन किया था। लेकिन भारतीय जनसंघ वन कल्चर वन आइडेंटिटी वन नेशन की बात करता था। उनका जो ट्रेस था वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदू महासभा से मिलता था। वो एक राष्ट्र, वन कंट्री वन कल्चर और वन नेशन की बात करते थे। स्ट्रॉन्ग कल्चर चाहते थे, गांधीयन सोशलिज्म की वकालत करते थे, अखंड भारत का निर्माण चाहते थे, इंडिया पाकिस्तान का रीयूनियन चाहते थे, इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, कल्चरल माइनॉरिटीज को सपोर्ट, रिलीजियस माइनॉरिटी को सपोर्ट ना करके इकोनॉमिक बेसिस पे माइनॉरिटी की वकालत करते थे, न्यूक्लियर वेपन डेवलपिंग की बात करते थे, चाइना वॉर के बाद न्यूक्लियर वेपन की वकालत करते थे। 1964 में जब चाइना ने न्यूक्लियर किया तो वो बात करते थे कि भारत के पास भी न्यूक्लियर होना चाहिए। 1950 में जनसंघ का इतना ज़्यादा लोकसभा में सक्सेसफुल नहीं था इलेक्शंस पे, उन्हें मार्जिन पे ही सक्सेस मिला। 1954 में 4 सीटें लेके आए, 1957 में वो लेके आए 3 सीटें, और उनका जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो हिंदी स्पीकिंग एरियाज था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। उनके मेन लीडर में आते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके एक फाउंडर दीनदयाल उपाध्याय साहब आते थे, बलराज मोदक आते थे। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, 1980 में आई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, विजय राय सिंधिया, जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिन्हा, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इनके दिग्गज लीडर आज मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये कुछ लीडर्स, इन्होंने भाजपा का निर्माण किया था, और भाजपा दुनिया की आज सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज में आती है। और इसका लास्ट टॉपिक आता है कि ऑपोजिशन पार्टीज का एमरजेंस। हालांकि कांग्रेस खुद ऑपोजिशन का काम करती थी, लेकिन उस समय की कुछ ऑपोजिशन पार्टी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो आचार्य नरेंद्र देव लेके आए, स्वतंत्र पार्टी सी राजागोपालाचारी लेके आए जो अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस की बात करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो ए गोपालन ने बनाई, सरदार हुकुम सिंह, श्रीकांतन नायर, कुछ ऐसे लीडर, और डॉक्टर बाला साहब अम्बेडकर साहब, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, वो भी अपोज करते थे इश्यूज को। तो कुछ है, तो हम कह सकते हैं कि अर्ली फेसेस में कांग्रेस ने ओपोजिशन का भी काम किया है और एज ए रूलिंग पार्टी का भी काम किया है। अब इस पर हम कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखेंगे। जैसे नेहरू जी के कैबिनेट पर डिस्कशन हुई है, सी राजागोपालाचार्य पहले इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने फ्री इंडिया के, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूपी से आते थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, मैप में आ सकता है, रफ़ी अहमद किदवाई फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ये भी यूपी से आते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर बने इंडिया के, राजकुमारी अमृत कौर पंजाब से आती थी, वो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बनी, श्याम प्रसाद मुखर्जी हमारे बंगाल से आते थे, भारतीय जनसंघ फाउंड किया, और ये कुछ नेहरू जी के लीडर थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ 4 मार्क्स का। होप करता हूँ आपको समझ आया हो, और जब एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं इस पे और क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स बार बार देखिए इस वीडियो को और अपने डाउट्स क्लियर करिए। थैंक यू सो मच।